वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से दोस्तों बहुत बहुत वेलकम है। आज की ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है तमाम हिंदी भाषा लेने वाले विद्यार्थियों से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए 3 से 4 नंबर आप इसी वीडियो से हासिल कर सकते हो। एक बात आप स्टार्ट में ही सुन लो, हम भाषा 1 की बात करते हैं, पेपर 1 हो या चाहे पेपर 2 हो आपका, अगर आपका हिंदी भाषा आपने ली है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप यकीन जानिए कि इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से आपके 3 से 4 नंबर जो है इसी वीडियो में से आपको हिंदी के पेपर में हासिल हो जाएंगे। आप तमाम चीज़ों को जो है तफसील से देखिए, बारीकी से देखिए। यहाँ पर आपको अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष तमाम व्यंजन की जो कन्फ्यूजन है वो तमाम दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का स्पष्टीकरण आपको आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। बच्चों यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है कि महाप्राण ध्वनि नहीं है। अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है स्पष्टीकरण के साथ आज आपको हम बताएंगे। इसके बाद आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, आप ज़िंदगी भर की चीज़ों को याद रख लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका जवाब आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, को, घ, झ, ठ। तो देखिए यहाँ पर महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो देखिए को जो है ये अल्पप्राण ध्वनि हो जाती है या महाप्राण ध्वनि नहीं होती है। तो हमारा बच्चों पहला जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसका कुछ स्पष्टीकरण आप यहाँ पर इस तरीके से देख लेंगे कि किस तरीके से ये महाप्राण ध्वनियाँ होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने हमने कुछ स्पष्टीकरण लेकर आए, आप इसको ध्यान से देखेंगे और हम आपको पढ़कर इसको समझाएंगे। उदाहरण हिंदी में महाप्राण ध्वनियाँ ये है। कौन सी महाप्राण ध्वनियाँ? देखिए ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं अख, घ, छ, झ, ट, ढ, थ, ध, फ, भ। ये क्या हो जाती है? ये तमाम महाप्राण ध्वनियाँ हो जाती है। महाप्राण में क्या होता है कि देखिए एच की आवाज़ आ रही है। एक ट्रिक है आसान सी, यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार जो है एच की आवाज़ आ रही है। आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप खो बोलते हैं तो आपको के एच लिखना है। ठीक है, ये हो गया खो। अगर आप घो बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जी एच लिखना है। ठीक है, घो। अगर आप छो बोलते हैं तो आपको क्या लिखना है, सी एच लिखना है, छो। तो इस तरीके से बच्चों एक चीज़ याद रखेंगे कि महाप्राण में एच की आवाज़ आएंगी। आप चाहे जो भी आप भो बोलेंगे आपको बी एच लिखना है, भो। ठीक है, अगर आप को बोलेंगे तो आपको को में एच की ज़रूरत नहीं आती क्योंकि को अल्पप्राण है। आप जब भी महाप्राण की बात करते हैं तो आपके मुख में से हो की आवाज़ निकलेंगी, एच की आवाज़ निकलेंगी, वो बच्चों हो जाता है हमारा महाप्राण। एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है। इंग्लिश का एच आपको याद रखना है, मतलब महाप्राण है, क्योंकि जब भी हम बोलेंगे खो बोलेंगे तो एच की आवाज़ आएंगी, घो बोलेंगे तो एच की आवाज़ आएंगी, छो बोलेंगे, जो बोलेंगे, ठो बोलेंगे, आपको एच की आवाज़ आएंगी। आप ये तमाम शब्दों को, तमाम वर्णों को बोलकर देख लो, यहाँ पर आपको एच की आवाज़ जो है वो बोलने के लिए मिलेंगी। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल आगे, थोड़ा सा इसका और थोड़ा स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, लंबी हो सकती है, होने दो, कोई मतलब नहीं। आपके 3 से 4 नंबर आज के इस वीडियो में बनने वाले, और जितने भी मेरे वीडियोस देखने वाले तमाम व्यूवर्स है वो तमाम लोग हिंदी विषय कम से कम पास होने वाले, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। बताया जा रहा है कि व्याकरण के मुताबिक जिन वर्ण के उच्चारण में प्राणवायु का विशेष इस्तेमाल करना पड़ता है उन्हें प्रमाण महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। अब देखिए दूसरी चीज़, महाप्राण की संख्या कितनी होती है, महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। ये बात भी आप याद रखेंगे। महाप्राण व्यंजन बोलने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। देखिए महाप्राणों को आप जब बोलेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप को बोलेंगे तो आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन आप जब खो बोलेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। बोलते समय मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है और ये बोलते वक्त मुंह से ज़्यादा हवाएं निकलती है। इस तरीके से इसको हम महाप्राण कहते हैं। आगे देखते हैं, को लेकर थोड़ी ज़्यादा मालूमात यहाँ पर दी गई। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं वही
जिन व्यंजनों को बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुंह से कम हवा निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण जो है आपने दोनों का एक दूसरे का विरुद्ध अर्थ समझ लेना है, विलोम समझ लेना है। महाप्राण में आपको ज़्यादा ताकत लगती है बोलने के लिए, जैसा खो बोलेंगे और को आप बोलेंगे तो आपको को में जो है वो कम ताकत लगती है। तो आपने समझ लेना है कि को जो है वो अल्पप्राण है, खो जो है वो महाप्राण है। आगे और हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बढ़ते हैं। ये कुछ आपके सामने रहे अल्पप्राण क, ग, जो और पो। आप देखिए तमाम शब्द वर्ण आप बोलेंगे, व्यंजन आप बोलेंगे तो आपको एच की आवाज़ यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। इंग्लिश का एच जो होता है हो जिसको हम कहते हैं, उसकी आवाज़ आपको को में बोलते वक्त नहीं मिलेंगी, गो में बोलते वक्त नहीं मिलेंगी, जो और पो में बोलते वक्त नहीं मिलेंगी। तो ये होते हैं कुछ अल्पप्राण के उदाहरण बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाप्राण और अल्पप्राण का आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल पूछा जा रहा है इस तरीके से, अघोष ध्वनियाँ होती है। अघोष ध्वनियाँ आप मराठी में कठोर व्यंजन, इसको समझ लेना है। आपण याला मराठीमध्ये कठोर व्यंजन असे याला म्हणू। ठीक है, और अघोष ध्वनियाँ होती है वर्ग की दूसरी व तीसरी ध्वनि, वर्ग की पहली व दूसरी ध्वनि, वर्ग की पहली व तीसरी ध्वनि, वर्ग की दूसरी व चौथी ध्वनि। अब वर्ग की पहली दूसरी तीसरी ध्वनि क्या होती है? देखिए आप, जैसा कि को, ठीक है थोड़ा ये हाथ से लिखना है ना, को, खो, गो, घो। ये आप यहाँ पर देख लेंगे, चार शब्द हमने लिखे, चार वर्ण व्यंजन हमने यहाँ पर लिखे। अब क्या होता है, ये वर्ग की पहली ध्वनि, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये चार ध्वनियाँ इस तरीके से आपने लिख ली। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अघोष ध्वनियाँ होती है। मैंने क्या कहा आपको कि अघोष क्या होता है? कठोर व्यंजन, जिसको हम मराठी में कठोर व्यंजन कहते हैं, उसको हम अघोष ध्वनियाँ यहाँ पर कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वर्ग की दूसरी तीसरी होती है, वर्ग की पहली दूसरी होती है, वर्ग की पहली वो तीसरी होती है, या वर्ग की दूसरी वो चौथी होती है। तो देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पर इसका जो जवाब हो जाएगा कि देखिए कठोर व्यंजन कौन से? को और खो। ठीक है, जिस तरीके से मराठी में कुछ एग्जाम्पल इसके दिए गए, आप देखिए क खो मराठी में होती है कठोर ध्वनि, और मृद जो है वो गो घो होती है। चो छो कठोर होता है, जो मृद होता है, इस तरीके से। तो इसका जो यहाँ पर आप इसका स्पष्टीकरण देख लेंगे, थोड़ा हम इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। अघोष ध्वनिया का आप देख सकते हैं इस तरीके से। उदाहरण के तौर पर देखिए, हिंदी में अघोष ध्वनियाँ ये है, कौन सी है? क खो, चो छो, टो ठो, तो थो, पो फो। मतलब क्या हो रहा है? वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि, वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। वर्ग की पहली और दूसरी जो ध्वनि होती है वो कठोर व्यंजन होता है, वो अघोष ध्वनियाँ होती है। एक बार यहाँ पर आपने ये देख लिया, मैं एक बार आपको फिर से आपको यहाँ पर लिखकर बता दूंगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछा जाने वाला है। 2 सवाल इसके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से कि वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि को, खो, गो और घो, ये हो गए 1 2 3 और 4। तो वर्ग की पहली और दूसरी जो ध्वनि होती है वो होते हैं अघोष व्यंजन, और तीसरी और जो चौथी ध्वनि होती है वो होते हैं घोष व्यंजन। तो हमारा यहाँ जवाब हो जाएगा वर्ग की पहली व दूसरी ध्वनि, मतलब ऑप्शन नंबर 2। इसका स्पष्टीकरण नीचे देख लेते हैं हम। उदाहरण के लिए कुछ आपके सामने स्पष्टीकरण यहाँ पर रखा है। आप देख सकते हैं कि हिंदी में अघोष ध्वनियाँ, ये तमाम अघोष ध्वनियाँ ये वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि होती है। हर वर्ग में, जैसे ना आपको पता है 5 वर्गों में हमने डिवाइड किया है व्यंजनों को, 25 व्यंजन होते हैं जिसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग की पहली दूसरी ध्वनि क खो। अब देखिए वही घोष में क्या आ जाएगा? गो घो आ जाएगा। समझो, आप एक एक चीज़ को समझो। आपके यहाँ पर आपको क खो दिखा रहा है। अघोष में, अघोष का विरुद्धार्थी घोष, या आप अघोष और घोष यहाँ पर देखिए, वही घोष ध्वनिया ये है। देखिए घोष ध्वनिया नीचे है और अघोष ध्वनिया ऊपर है। को खो अघोष हो जाती है, गो घो घोष हो जाती है, चो छो अघोष हो जाती है, जो घोष हो जाती है, टो ठो अघोष हो जाती है, दो धो घोष हो जाती है, तो थो डो ढो, पो फो बो भो। तो देखिए पहली दूसरी जो ध्वनि होती है वो अघोष व्यंजन कहलाता है। तीसरी चौथी जो ध्वनि होती है वो घोष व्यंजन कहलाता है। ये बात आप याद रखेंगे आगे, और इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि देवनागरी के हर नियम वर्ग में पहले 2 वर्ण अघोष और बाद के 2 घोष होते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, या तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ लेंगे। मैं बता रहा हूँ 3 से 4 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, पहली और दूसरी ध्वनि जो होती है वो अघोष होती है, तीसरी और चौथी जो होती है वो घोष होती है। किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ये क्लियर कर दो, तो ये क्लियर हो रहा है इस तरीके से। अघोष वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन होता है। कंपन मतलब वैब्रेट, जिस तरीके से हमारा मोबाइल वैब्रेट करता है ना, उस तरीके से हमारे गले में कंपन होता है। जैसे हम कौन खो बोलते हैं तो गले में कंपन होता है, जबकि घोष वर्ण के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता।
गले में कंपन होता है, जबकि घोष वर्ण के उच्चारण में गले में कंपन होता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाप्राण ध्वनियाँ होती है। देखिए अब महाप्राण ध्वनियाँ क्या होती है, मैंने आपको बताया। अभी हमने देखी पहले प्रश्न में महाप्राण और अल्पप्राण, को अल्पप्राण हो जाता है ना, खो महाप्राण हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम अल्पप्राण, महाप्राण मतलब एच, ये चीज़ आपने याद रखना है। महाप्राण मतलब एच, ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल क्या पूछा जा रहा है, महाप्राण ध्वनियाँ होती है। देखिए कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण होती है, वर्ग की पहली और तीसरी। अब ध्वनियाँ तो आपको समझ गई, वर्ग की पहली दूसरी। वर्ग क्या है, क ख ग घ, ये 4 ध्वनियाँ एक वर्ग में आती है, उसके एक अंग भी आता है 5वां, ठीक है। तो क ख ग घ की हम बात करते हैं, 4 ही होगी, 1 2 3 4 नंबर की ध्वनियाँ। अब यहाँ पर महाप्राण ध्वनियाँ होती है वर्ग की पहली और तीसरी, वर्ग की तीसरी और चौथी, वर्ग की दूसरी और चौथी, या वर्ग की पहली, तीसरी और 5वीं ध्वनि। तो देखिए खो जहाँ पर आएगा वो हो जाएंगी दूसरी ध्वनि, ठीक है। को के बाद क्या आता है, खो आता है। खो के बाद क्या आता है, गो आता है। गो में तो एच नहीं लग रहा है। गो के बाद आता है घो, यानी दूसरी और चौथी ध्वनि जो हो जाएंगी, सेकंड एंड फोर्थ, वो हो जाएंगी हमारी महाप्राण। महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी, दूसरी और चौथी, जबकि पहली और तीसरी जो है वो अल्पप्राण हो जाएंगी। ये बात आपने याद रख लेना, ठीक है। बिल्कुल उल्टा चलना है, ठीक है। जैसा हम सरोठा और चौपाई में हमने दोहे में हमने उल्टा सीधा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है। तो क्या बता रहे, दूसरी और चौथी दिया है यहाँ पर, हाँ जी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है वो हरियाणा टेट में पूछा गया था 2013 की परीक्षा में। यहाँ पर पूछा जा रहा है बेटा कि निम्न में से महाप्राण वर्ण है। अब यहाँ पर आपको वर्ण पहचानना है कि महाप्राण वर्ण कौन सा है। महाप्राण मतलब एच, आपने ये सिस्टम याद रख लेना है। महाप्राण मतलब एच, जहाँ से एच की आवाज़ आ रही है। आ बोल रहे तो आ रही है की आवाज़, नहीं आ रही है। को बोल रहे तो आ रही है एच की आवाज़, नहीं आ रही है। थो बोल रहे तो एच की आवाज़ आ जा रही है। थो किस तरीके से बनता है, टी एच, थो इस तरीके से बनता है। चो बोल रहे तो एच की आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा, ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही जवाब हो गया, क्योंकि थो की आवाज़ आ रही है, एच की आवाज़ आ रही है। आपने समझ लेना है कि ये हो गया हमारा महाप्राण, ओके। ये अल्पप्राण है, ये अल्पप्राण है, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 5 कुछ इस तरीके से यहाँ पूछा जा रहा है। हरियाणा टेट में ये भी फरवरी 2014 में परीक्षा में पूछा गया था कि ख है। अब खो क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए। अघोष व्यंजन है, अल्प व्यंजन है, घोष व्यंजन है, यह विवृत्त है। तो देखिए मैंने आपको बताया घोष और अघोष में क्या फ़र्क होता है। मैंने आपको बताया महाप्राण और अल्पप्राण में फ़र्क क्या होता है। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ख ये कौन सा व्यंजन है। आपने समझ लेना है, जो कठोर व्यंजन होते हैं उसको हम अघोष कहते हैं, और जो सॉफ्ट होते हैं उसको हम घोष कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो खो कौन सा व्यंजन है, आपको पता है कि खो जो है वो अघोष व्यंजन में आता है। क ख मतलब वर्ग की पहली 2 ध्वनियाँ कौन से वर्गों में आती है, क ख। गो घो छोड़ देंगे, च छो, टो ठो छोड़ देंगे, तो थो। इस तरीके से ये हो जाती है अघोष व्यंजन, ओके। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 इस तरीके से यहाँ पूछा जा रहा है, आप देखेंगे कि कविता सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। अब थोड़ा हमने प्रश्न यहाँ पर बदल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से 3 से 4 नंबर लेकर जाएंगे। आप थोड़ी वीडियो जितनी बड़ी होती है होने दीजिए। एक चीज़ को स्पष्टीकरण कर हम आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर आज के एक ही वीडियो से में से दिलाने वाले हैं। 10 नवंबर टीईटी की परीक्षा में पेपर 1 हो या पेपर 2 बताया जा रहा है कि कविता सुनी सुनाई जाए में क्रिया क्या है। देखिए द्विकर्मक है, अकर्मक है, सकर्मक है, या प्रेरणार्थक है। प्रेरणा तो कहीं दिख रही नहीं है, ठीक है। प्रेरणा तो कहीं पर दिख रही नहीं है, और अकर्मक भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर जो है कर्म की बात हो रही है। तो देखिए कविता सुनी सुनाई जाए, इसमें आपको 2 कर्म नजर आ रहे हैं। कविता सुनी सुनाई जाए में आपको द्विकर्म नजर आ रहा है। अब द्विकर्म क्या होता है हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। द्विकर्म क्या होता है, देखिए द्विकर्म की थोड़ी डेफिनेशन आपने यहाँ पर पढ़ लेनी कि द्विकर्म क्या होता है। देखिए जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं बेटा उसको द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अध्यापक क्या कर रहा है, अध्यापक तो छात्रों को हिंदी पढ़ाने का काम कर रहा है, तो डबल क्रिया हो रही है। 2 कर्म छात्रों और हिंदी। देखिए अध्यापक ने छात्र एक कर्म हो गया, दूसरा कर्म हो हिंदी पढ़ाना। ये 2 कर्म अध्यापक एक साथ कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं द्विकर्मक। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। तो देखिए यहाँ पर 2 कर्म कौन से, एक तो राम हो गया क्योंकि श्याम तो करता है, उसके बाद थप्पड़ मारना दूसरा काम है, तो ये हो गए 2 कर्म। इसको हम कहते हैं द्विकर्मक क्रियापद। ओके बढ़ते आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 पूछा जा रहा है संस्कृत में प्रत्यय है। प्रत्यय पता है आपको, शब्द के पीछे लगता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में सांस्कृतिक
सॉरी सांस्कृतिक में प्रत्यय कौन सा है, तो इक वाला प्रत्यय यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में इक दिया है तो आपने उसको सही लगा देना। ऑप्शन नंबर 4 में जो है सांस्कृतिक को इक प्रत्यय लगा है, क्योंकि छोटी ई आपको वहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 इस तरीके से पूछा गया है, ये सीटेट की परीक्षा में पूछे गए कुछ सवाल थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंजूर का समानार्थी शब्द है। मंजूर करना यानी एक्सेप्ट करना, मंजूर करना यानी एक्सेप्ट करना, ये उर्दू में बोला जाता है ये वर्ड। मंजूर करना म्हणजे काय, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, अच्छा, पसंद, प्रस्ताव या स्वीकार। तो एक्सेप्ट कर लेना मतलब स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना मतलब मंजूर कर लेना। ऑप्शन क्रमांक 4 जो है हमारा यहाँ वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 नंबर आपको परीक्षा में इसको भी देकर देखने के लिए मिलेगा। पूछा जा रहा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। अब वो वाले वाक्य नहीं है जैसा हम पूछते हैं ना, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, केवल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। ये उस प्रकार का नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं बताएंगे। और इसके थोड़ा स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं किस तरीके से होते हैं वाक्य 3 प्रकार के, किस तरीके से होते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर वाच्य पूछा जा रहा है ना, एक बात याद रखेंगे, वाक्य नहीं पूछा जा रहा है, वाच्य पूछा जा रहा है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कुर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाव्यवाच्य। अब कुर्तवाच्य मतलब कर्तावाच्य इसको हम कहेंगे, कर्मवाच्य मतलब कर्मवाच्य यानी भाव्यवाच्य यानी भाववाच्य। आपको इस तरीके से पढ़ना है। वाच्य का मतलब है क्रिया का रूपांतरित। वाच्य से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। देखिए एक वाक्य में ये पता चल जाता है कि प्रधानता किसकी, कर्ता की है, कर्म की है या फिर भाव की है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वाक्य में पता चल जाती है। वाच्य के बारे में कुछ और बातें देखिए, और कुछ इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण है, उसको हम नीचे देख लेंगे जल्दी जल्दी। ये कुछ इस तरीके से बातें कि कर्तुवाच्य यानी 3 प्रकार है ना, 1 2 3। तो कर्तुवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। देखिए कर्तुवाच्य जो होता है वहां पर प्रधानता किसकी होती है, कर्ता की। जैसा राम ने श्याम को मारा तो यहाँ पर राम की प्रधानता हमको बतानी पड़ेगी। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और कर्ता गौण रहता है। देखिए कर्मवाच्य जो होता है वहां पर क्या होता है कि कर्ता कर्म प्रधान होता है और कर्ता जो है वो गौण रहता है, इसमें यह खासियत रहती है। तीसरा है भाववाच्य की हम बात करते हैं। कुर्तवाच्य की क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के मुताबिक होती है। ये तो कुर्तवाच्य के बारे में बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि कुर्तवाच्य की क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के मुताबिक होती है। उसके बाद आगे और थोड़ी सी इसकी मालूमात दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कर्मवाच्य की क्रिया का रूप कर्म के लिंग और वचन और पुरुष के मुताबिक होता है। इस तरीके से इनके बारे में यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 10 हम यहाँ पर देखेंगे। सवाल नंबर 10 पूछे जा रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन यहाँ पर बेटा पूछा गया है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण क्या होता है, विशेषण यानी किसी की खासियत को दिखाना। खासियत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। पूछा जा रहा है राम जाता है, विशेषण तो नजर नहीं आ रहा है। सीता फल खाती है, विशेषण नजर नहीं आ रहा है। मेरी गाय काली है, विशेषण नजर आ रहा है। जल्दी उठना स्वार्थवर्धक होता है, यहां पर भी विशेषण नजर नहीं आ रहा है। तो मेरी गाय काली है, मेरी गाय कैसी है, काली है। कुत्ता काला है, कुत्ता कैसा है, काला है। तो ये विशेषण हो जाता है, इसको हम विशेषण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बेटा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वीडियो बेहतर लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम टीईटी से जुड़ी हुई अपडेट देखने के लिए मिलेंगी। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विद्यापति को लेकर सवाल पूछा गया है, कीर्तिलता को लेकर सवाल पूछा गया है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने यहाँ दिए गए, अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली या ब्रज। तो देखिए कीर्तिलता किस भाषा की रचना है वो हमको यहाँ पर बताना है, और इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अवहट्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो इसका वो सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा इसको लेकर भी स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं कीर्तिलता को लेकर। अब कीर्तिलता के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि कीर्तिलता महाकवि विद्यापति द्वारा रचित एक ऐतिहासिक काव्य है। अगर सवाल पूछा गया कि कीर्तिलता किसकी रचना है, यहाँ तो भाषा पूछी गई थी, लेकिन आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कीर्तिलता किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है और एक ऐतिहासिक काव्य है जो अवध भाषा में लिखा गया था। ठीक है, कीर्तिलता 1380 ईस्वी में रचित हुआ है, और कीर्तिलता जो लिखा गया है वो 1380 में लिखा गया बच्चों। इसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच स्थानीय संघर्ष का वर्णन है। इस कविता में बेटा हिंदू और मुस्लिमों के बीच स्थानिक
स्थानियों का संघर्ष यहाँ पर बताया गया है। विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी कहा है। विद्यापति कीर्तिलता को क्या कहता है? कहानी कहता है। पूछा जाएंगे कि विद्यापति ने कीर्तिलता को क्या कहा है, तो कहानी कहा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की अवॉर्ड भाषा की रचना है। देखिए कीर्तिलता तो है ही है, कीर्ति पताका भी जो है इनकी अवॉर्ड भाषा की रचना है। इस तरीके से कीर्तिलता के बारे में और विद्यापति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है और थोड़ी मालूमात हम जान लेंगे। इन रचनाओं में विद्यापति ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता और गुण ग्राहकता का वर्णन किया है। विद्यापति ने संस्कृत, अवध और मैथिली भाषा में कविताएं रची है। उनके प्रसिद्ध कारण उनकी हिंदी रचना पदावली है। ठीक है, इस तरीके से विद्यापति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला सवाल यहाँ पूछा जा रहा है। अगला सवाल कुछ इस तरीके से कि चंद्रयान किस कवि की रचना है? साहित्यकार है वो, उनकी रचना को लेकर 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। कंपलसरी है, ये प्रश्न टलने वाले नहीं है बच्चों, ये बात को आप याद रखेंगे। साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चंद्रयान किस कवि की रचना है? 4 पर्याय आपको दिए गए। जायसी की है, कुतुबन की है, मंझन की है या मुल्ला दाऊद की है। तो देखिए चंद्रयान जो रचना हो जाती है वो मुल्ला दाऊद की हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर वो सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा मालूमात यहाँ पर हासिल कर लेते हैं। चंद्रयान की रचना मौलाना दाऊद ने की थी। यह हिंदी का पहला सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला सूफी प्रेम काव्य कौन सा है, तो चंद्रयान याद रखेंगे। यह काव्य फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1379 ईस्वी में लिखा गया था। इस तरीके से चंद्रयान के बारे में हम पढ़ सकते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा गया कि अमृतलाल नागर की रचना है। देखिए अमृतलाल नागर जी की रचना कौन सी? 4 पर्याय दिए गए। सेठ बांकमेल, वॉरेन हेस्टिंग का सांड, शिव साधना कि वो राक्षस का मंदिर। तो देखिए अमृतलाल नागर जी की जो रचना है वो सेठ बांकमेल, इस तरीके से इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसके बारे में स्पष्टीकरण देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण इस तरीके से है कि सेठ बांकेलाल भूख, युगावतार, गदर के फूल जैसी अनूठी कृतियाँ सदैव साहित्य जगत को सुरक्षित करती रहेंगी। अपनी अमूल्य रचनाओं से साहित्य जगत को समृद्ध करने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित अमृतलाल नागर जी की, देखिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है, पद्म भूषण भी इनको मिला है। किनकी बात हम करते हैं? अमृतलाल नागर जी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से टार सप्तक का कवि नहीं है। ये बात को आप याद रख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक क्या होता है ये हम नीचे स्पष्टीकरण में देखेंगे। अभी तो फिलहाल मैं आपको जवाब बता देता हूँ कि शमशेर सिंह जो है वो तार सप्तक के कवि नहीं है। बाकी रामविलास शर्मा है, मुक्तिबोध है, भरत भूषण अग्रवाल है, ये तीनों है, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह इसके कवि नहीं है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तार सप्तक के बारे में पढ़ लो। ठीक है, तार सप्तक के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अदने द्वारा 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया है। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। देखिए 7 कवियों का एक मंडल बनाकर इसको 7 तार सप्तक आप समझ सकते हैं कि इसमें 7 कवियों का एक मंडल बनाया गया है जिसको तार सप्तक कहते हैं। अज्ञे ने 1943 में ये कविता लिखी थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप तार सप्तक में गजानन माधव, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल ये कवियों के नाम है। पहले कवि कौन है? गजानन 1, नेमिंद्र जैन 2, भारत भूषण अग्रवाल 3, प्रभाकर माचवे 4, गिरीश कुमार 5, रामविलास शर्मा 6 एवं अज्ञे साहित 7 कवियों को कविताएं संकलित की गई। तो इन 7 कवियों की कविताएं जो है संकलित की गई। मानो कि एक पुस्तक है, उस पुस्तक में इन 7 कवियों की कविता जो है वो संकलित की गई है, जिसको हम तार सप्तक कहते हैं। ठीक है, उसके 1943 में इसका प्रकाशन हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल नंबर 15 इस तरीके से पूछा गया कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि सममात्रिक छंद कौन सा है जिसकी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा, चौपाई। अब चौपाई के बारे में थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं किस तरीके से बताया जा रहा है। तो देखिए चौपाई के बारे में बताया जा रहा है कि यह सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में गुरु होता है। इस तरीके से चौपाई के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। सवाल नंबर 16 पूछा गया कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। देखो बेटा, शोक किस रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस का या वीर रस का। तो देखिए शोक जो है, करुण रस का जो है वो स्थायी भाव माना जाता है। स्पष्टीकरण थोड़ा देख लेते हैं। स्पष्टीकरण कुछ इस तरीके से है कि
करुण रस दुख या शोक का संवेदना बड़ी गहरी और तीव्र होती है। यह जीवन में सहानुभूति का भाव विस्तृत कर मनुष्य को भोग भाव से धन भाव की ओर प्रेरित करती है। करुणा में हमदर्दी, आत्मीयता और प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को परोपकार की ओर उन्मुख होता है। इस तरीके से यहाँ पर करुण रस की बात कही गई है। फिर नीचे सवाल पूछा गया है कि नीचे लिखे गए वाक्य में कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है। देखिए पहले वाक्य पर जो वाक्य डिपेंड होता है, दूसरा वाक्य, उसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। राम के घर पहुंचते ही सीता चली गई, ये तो नहीं होगा। राम घर पहुंचा और सीता चली गई, ये भी नहीं होगा, क्योंकि और आ रहा है बीच में, दो अलग अलग वाक्य हो जा रहे हैं, संयुक्त हो जा रहा है। जैसे ही राम घर पहुंचा वैसे ही सीता चली गई, ये जवाब सही हो जाएगा। राम घर पहुंचा और सीता चली गई, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर वो सही जवाब समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब समझा जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण आप पढ़ लेंगे। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य बनने के लिए सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए की जो इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल होता है वो आप देख लेंगे बेटा, ठीक है। ये मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण हैं, आप इसको देख लेंगे जल्दी जल्दी। मिश्र वाक्य के उदाहरण, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ। शिक्षक, देखिए उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, ये दो पहले पे दूसरा वाक्य डिपेंड हो रहा है। शिक्षक ने कहा कि सभी को गृह कार्य स्वयं करना। इस तरीके से इसके कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 पूछा जा रहा है कि अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ है। देखिए अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अनुकंपा से नौकरी हासिल करते लोग, उसका शाब्दिक अर्थ भी आपको पता चल जाना चाहिए। अपने से बड़ों पर प्रसन्न होकर उनकी भलाई करना, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करना, किसी को विशेष सहयोग देना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करना। ये हो जाएगा हमारा अनुकंपा शब्द का असल मीनिंग। ओके, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 पूछा जा रहा है इति इति का युग्म सही अर्थ होगा। देखिए इस तरीके से एक प्रश्न आपको टीईटी की परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। इति इति, छोटी ई है, बड़ी ई है, दोनों के शब्द का मतलब अलग हो जाएंगे। पहले का मतलब होता है अंत और दूसरे का मतलब होता है आपदा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आखिरी सवाल, अनुराग का विलोम है। अनुराग का मतलब होता है लव, अनुराग का मतलब होता है मोहब्बत, अनुराग का मतलब होता है प्यार। अब इसका विलोम आपको देखना है तो इसका विलोम हो जाएगा विराग। विराग इसका जो है वो विलोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है बेटा हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने 20 क्वेश्चन देखे। ये 20 क्वेश्चन जो है इसमें से महाप्राण, अल्पप्राण, घोष वर्ण, अघोष व्यंजन, ये तमाम चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाती है। एक एक चीज़ को आपने ध्यान से देख लेना है, एक एक चीज़ को आपने ध्यान से पढ़ लेना। आपको इस वीडियो से ज़रूर 3 से 4 नंबर आपको टीईटी की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।